बहू, अजर अमर तो तुम्हारे माता पिता भी नहीं हुए हैं। आज जो तुम व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, कल वही व्यवहार तुम्हारे माता पिता के साथ हो, तब तुम्हें पता चलेगा। शरीर का भला क्या गुमान करना। जमुना जी अपनी बहू सुहासिनी से बोली, अम्मा जी, मेरे माता पिता की किस्मत आपकी तरह नहीं है और ना ही वो आपके जैसे हैं। आज भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे वैसे भी एक नहीं, दो दो श्रवण कुमार हैं उनकी, वो सब संभाल लेंगे। पर आप तो अपनी चिंता करो। सुहासिनी ने कहा, श्रवण कुमार तो मेरा बेटा भी था, पर वो भी क्या से क्या बन गया। जमुना जी ने धीरे से कहा, पर शायद उनके यह बात सुहासिनी को सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। नहीं तो इसी बात पर अच्छा खासा हंगामा कर देती। पर यह बात उनके बेटे सुरेश ने जरूर सुनी थी, पर अपनी बीबी के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप नजरें नीचे करके वहां से उठकर चला गया। जमुना जी बस उसे उठकर जाते हुए देखती रही। जमुना जी जिन्हें सब लोग अम्मा जी कहते थे, सुरेश की माँ और सुहासिनी की सास थी। कहने को तो उनकी उम्र 65 साल की थी, पर चेहरे पर काफी झुर्रियां आ चुकी थी, बालों में चांदी छा चुकी थी, कमर झुकने लगी थी, उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। या यूं कहें कि वक्त ने उम्र से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर दिया था। जवानी में सास चाहे जैसे ताने सुनाती थी, परेशान करती थी, खाने पीने में रोक टोक करती थी, और अब बुढ़ापे में बहू चाहे जैसे सुनाती है। जवानी तो फिर भी जैसे तैसे कट गई, लेकिन बुढ़ापे में अब परेशानी हो रही थी। सुहासिनी के कोई रिश्तेदार, मेहमान या फिर सहेलियां घर पर आ जाए तो वो जमुना जी को बाहर तक नहीं निकलने देती थी। एक जमुना जी ही थी इस घर में जो उसके स्टैंडर्ड मकान में मैच नहीं खाती थी। पति अफसर, नया बंगला, नई गाड़ी, सब कुछ नया, पर सास ऐसी पुरानी सी, झुकी हुई कमर की और झुर्रीदार चेहरे वाली। सुहासिनी तो हमेशा ही उनसे चिढ़ी रहती थी। उन्हें वो अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। ऊपर से उसे ऐसे देखकर उसके बेटे बेटी भी यही सब सीख रहे थे। वो तक अपनी दादी के पास आना पसंद नहीं करते थे। वैसे देखा जाए तो इस घर में कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ संस्कारों की। जमुना जी का एक ही बेटा था सुरेश, वो भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, छोटा सा ही परिवार था। जमुना जी घर में सबसे बड़ी, फिर उनका बेटा सुरेश, उसकी पत्नी सुहासिनी और 8 साल के जुड़वा पोते पोती ईशान और ईशिका। दोनों बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे कोचिंग में भी जाते थे। लेकिन सुहासिनी को तो जमुना जी शुरू से ही बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उनके साथ उसका व्यवहार भी सही नहीं था। वो तो शादी के लिए भी हाँ नहीं करती। ये तो सुरेश की सरकारी नौकरी थी और ऊपर से इकलौता, इस कारण उसने शादी के लिए हाँ की। पहले तो फिर भी वो अपने घर पर अपने किसी दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाना पसंद नहीं करती थी। कारण सिर्फ इतना कि वो जमुना जी को सामने लाना नहीं चाहती थी, कहीं उसके दोस्त उसका मजाक ना उड़ाए। लेकिन शादी के इतने साल बाद दोस्त तो उसके घर आने के लिए जिद करते हैं, इसलिए वो जिद करके जब उसके घर आने लगे तो जमुना जी का अपने ही घर में निकलना दुश्वार हो गया। सुहासिनी ने उनको सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब उसके दोस्त आए या कोई मेहमान घर पर आए, वो अपने कमरे से बाहर भी ना निकले। अब यमुना जी की तबीयत खराब रहती थी, उन्हें समय पर दवाई चाहिए होती थी। जब आज पता चला कि सुहासिनी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आने वाली हैं, तो सुहासिनी ने पहले ही उन्हें मना कर दिया। अम्मा जी, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, इसलिए आपको जो चाहिए वो पहले ही अपने कमरे में रख लेना। उन लोगों के सामने बाहर आने की जरूरत नहीं है, और एक जरा से भी आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। दिन भर देखो तो बस बुढ़िया की तरह खांसती रहती हैं। बहू, मुझे तेज खांसी है, आखिर खांसना कैसे बंद कर सकती हूँ? जमुना जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुहासिनी ने कहा और दरवाजा बंद कर उनके कमरे से बाहर आ गई। आखिर कुछ देर बाद सुहासिनी की सहेलियां आ गईं। बाहर पार्टी का दौर चल रहा था, नाश्ता वगैरह सब
खाना बाहर से मंगाया गया था, जो कि घर में काम करने वाली नीतू सबको परोस रही थी। तभी उसकी एक सहेली ने पूछा, सुहासिनी, तुम घर में अकेली ही हो? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यार, बच्चे स्कूल गए हैं, पति ऑफिस में और मैं यहाँ घर पर। यार, मैंने तो सुना है कि तेरी सास भी है, वो कहाँ है? कभी हमें भी तो मिला उनसे। तेरी शादी के इतने सालों में भी एक बार नहीं मिले हम उनसे। उसकी सहेली ने कहा, मम्मी जी घर पर नहीं है, वो तो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने बाजार गई हैं। सुहासिनी ने ये कहकर बात को टाल दिया। इधर जमुना जी अपनी खांसी पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर उन्हें खांसी आ भी रही थी तो वो तकिए में मुंह दबाकर खांस रही थी ताकि आवाज बाहर न जा सके। पर आखिर कब तक? एक तो उम्र थी, ऊपर से इतनी तेज खांसी। वो मेज पर से अपनी दवाई लेने के लिए उठी। अभी मेज तक पहुंची ही थी कि उनको खांसी चलने लगी। इधर सुहासिनी और उसकी सहेलियों के गेम का दौर चल ही रहा था कि इतने में अंदर से जमुना जी के खांसने की आवाज आ गई। सुहासिनी की सहेलियां गेम खेलते खेलते रुक गईं। अरे, अंदर कोई है क्या? ये सुनकर सुहासिनी से पका गई। हे भगवान, क्या बहाना करूं? ये औरत भी ना कभी नहीं सुधरेगी। जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है मेरी। सुहासिनी मन ही मन सोचने लगी, पर फिर बात को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। नहीं यार, अंदर से खांसने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग खांस रहा हो। अरे वो तो अंदर हमारी दूसरी नौकरानी है जमुना, बुजुर्ग है, इसलिए बुढ़ापे में खांसती रहती है, पर उसे काम की जरूरत थी। बुढ़ापे में उसकी मदद हो जाएगी, इसलिए उसे काम दे रखा है। सहेलियों को ना मानते देखकर सुहासिनी ने बहाना बनाया। अरे यार, मदद तो अपनी जगह पर है, पर फिर भी इतने बुजुर्ग इंसान को काम पर नहीं रखना चाहिए। ऊपर से इतना खांस रही है, बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो। ठीक है, मैं देखती हूँ। अभी तो तुम पार्टी एंजॉय करो ना, कहाँ बात को लेकर बैठ गई हो? सुहासिनी ने कहा। उसकी बात सुनकर सहेलियां अपने खेल में मगन हो गई, पर सुहासिनी को बहुत गुस्सा आया। सभी सहेलियों के जाने के बाद वो तमतमाती हुई जमुना जी के कमरे में आई और चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा जी, कहा था ना आपको कि आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर भी आप जोर जोर से खांस रही थी। जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही हो कि मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बहू, मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रही थी। अब खांसी रुक ही नहीं रही तो क्या करूं? बस बहुत हो गया आपका, अब तो आपका बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ेगा। मैं और नहीं रख सकती आपको अपने पास। उसी के बाद जमुना जी से उसकी इतनी बहस हुई थी। आखिर जब सुरेश घर आया तब सुहासिनी ने जमुना जी का बंदोबस्त कहीं और करने को कहा। आखिर सुरेश जमुना जी को कहाँ छोड़ता, इकलौता बेटा था। पर सुहासिनी तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तब सुरेश ने उससे कहा, मैं सरकारी अफसर हूँ, अगर बाहर ये पता चल गया कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, उल्टा लोग हम पर हंसेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर ये मेरी नजरों के सामने नहीं होनी चाहिए। मुझे और मेरे बच्चों को इनसे दूर ही रखो। इसके बाद सुरेश ने घर में ऊपर की तरफ जमुना जी के लिए एक कमरा बनवा दिया, जिसमें जमुना जी रहती थी। साथ ही एक नौकर भी रख दिया जो उनकी देखभाल करता था। सुरेश हर रोज सुबह और शाम 5 मिनट के लिए ही सही उनके पास जरूर आता था। पर इस सब के बाद जमुना जी ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही रह पाए। उसके बाद वो दुनिया छोड़कर चली गई। आज जमुना जी को भी दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। इधर सुहासिनी के दोनों भाइयों का विवाह भी हो गया। उसके पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन अब आलम यह है कि उसकी मम्मी की सेवा के लिए कोई नहीं है। भाभीियों ने तो मम्मी को रखने से ही साफ इनकार कर दिया। तब सुहासिनी अपनी मम्मी को अपने घर लेकर आई थी, लेकिन अब सुहासिनी के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। जिन बच्चों ने दादी का ही तिरस्कार देखा हो, वो भला नानी को क्या सम्मान देती। किशोरावस्था की ओर बढ़ते बच्चों को अब नानी की झुर्रियों से समस्या थी। अगर उनका कोई फ्रेंड
उनसे मिलने घर आ जाए और उस जगह उनकी नानी बैठी हो तो वो अपने फ्रेंड के सामने अजीब महसूस करते थे और इस कारण कई बार झल्ला भी पड़ते थे। अब सुहासिनी उन लोगों को कुछ कहती थी तो घर का माहौल बिगड़ता था, पर बढ़ते हुए बच्चे इस चीज को मानते ही नहीं थे। उसने इस बारे में सुरेश से बात की तो सुरेश ने कहा, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम नहीं समझना चाहती थी तो तुम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकती हो? जो तुमने उन्हें सिखाया है उन्होंने वही सीखा है। अब तुम बदलने की कोशिश कर रही हो तो कैसे बदलेंगे? तुम्हें अपनी मम्मी को रखना है, शौक से रखो। ऊपर अम्मा का कमरा है, उसी में वो रह जाएंगी और चाहो तो उनके लिए नौकर रख लेना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मेरी मम्मी उस कमरे में अकेले कैसे रहेंगी? सुहासिनी ने कहा, जैसे मेरी अम्मा रहती थी। और फिक्र मत करो, बच्चों को जैसे संस्कार दिए हैं हमने, शायद एक दिन हमें भी उसी कमरे में रहना पड़े। इसलिए भविष्य के लिए खुद को भी तैयार कर लो। आखिर सुरेश ने कहा तो सुहासिनी कुछ नहीं कह पाई। फिलहाल तो उसने अपनी मम्मी को उसी कमरे में रखा, साथ ही एक नौकर भी रख दिया। अब सुहासिनी रोज सुबह शाम अपनी मम्मी के पास कुछ देर रुकने जरूर जाती थी। सच ही कहा है किसी ने, आखिर वक्त का पहिया है, जो भुगतना है इसी धरती पर ही भुगतना है।